नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट इन्फॉर्म में। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो पहला मैच खेला जा रहा था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद में, उसमें भारतीय टीम को 12 रन से जीत प्राप्त हुई। इस मैच को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं कि जीतते जीतते हारा भारत, फिर हारते हारते जीता भारत। पहले अगर हम बात करें पहले इनिंग की, तो वहां पे भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल प्योर क्लास का डोमिनेंस था। अकेले उन्होंने शुभमन गिल के अलावा अगर हम स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो आपको एक भी ऐसा स्कोर नहीं दिखेगा जो 50 क्रॉस करता हुआ दिखा। शुभमन गिल के अकेले दोहरे शतक के दम पे भारतीय टीम ने 350 रनों का विशालकाय स्कोर बोर्ड पे लगाया। तो वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से जो पार्टनरशिप हुई माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सैंटनर की, उसने न्यूजीलैंड टीम को अंत तक गेम में रखा। तो 35 ओवर तक तो डोमिनेंस था भारतीय गेंदबाजों का। लग रहा था भारतीय टीम एक तरफा मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन धीरे धीरे मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल के बीच में एक शतकीय पार्टनरशिप हुई और उस वक्त तक लगने लगा था कि भारत के हाथों से मैच छिन गया है। आप कहोगे कि क्यों भारत के हाथों से उस समय भी 13-14 का रिकॉर्ड रन रेट चाहिए था, लेकिन वहां पे पिच एकदम फ्लैट हो चुकी थी। बॉलरों के लिए कोई मदद नहीं था, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। जहां पे भी बॉल पड़ रही थी आसानी से माइकल ब्रेसवेल उसको बाउंड्री लाइन के पार भेजने में सक्षम दिख रहे थे। वहीं पे जब मोहम्मद सिराज का 2 ओवरों का स्पेल जो बचा हुआ था, 3 ओवरों का स्पेल, उसमें उन्होंने क्लियर डोमिनेंस दिखाया, चतुराई से गेंदबाजी की, स्लोअर बाउंसर फेंके और उसके बाद जो उनका विकेट टेकिंग डिलीवरीज था वो स्लोअर बाउंसर था। लेकिन उससे अहम बात ये कि जब वो वाइड यॉर्कर्स और स्क्रैम्बल सीम से जब बॉलर्स को बीट करा दे रहे थे, जब डॉट बॉल का प्रेशर बढ़ा, तो वहां पे स्लोअर बाउंसर उपयोग करके अहम विकेट मिचेल सैंटनर का लिया। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस अगले गेंद पे बोल्ड मारा, तो वहां पे मैच पूरी तरीके से टर्न कर दिया था, लगभग 80% भारत के पक्ष में। लेकिन वहां पे माइकल ब्रेसवेल अभी भी टिके हुए थे और अंत तक उन्होंने मुकाबले को लेकर गए। 50 ओवर तक जो उनका टारगेट था कि मुकाबले को लेकर चला जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम पूरे अपने मेन बॉलर्स को फिकवा चुकी थी। उसके पार्ट टाइम नहीं तो कहेंगे कि जो सेकेंडरी बॉलर्स थे, मेन बॉलर्स मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज जो इफेक्टिव उस दिन साबित हो रहे थे आज के मैच में, उनसे बॉलिंग करवा चुकी थी। तो अब भारत के पास ऐसे बॉलर्स थे जो कॉस्टली थे। हार्दिक पांड्या थे, वो भी कॉस्टली साबित हुए थे। हालांकि 5 ओवर में सिर्फ शार्दुल ठाकुर ने शुरुआती में गेंदबाजी किया था शुरुआती ओवर्स में, तो वहां पे 5 ओवर में मात्र 13 रन दिए थे। लेकिन उसके बाद जब छठा ओवर शार्दुल ठाकुर फेंकने आए तो वहां पे उन्होंने 18 रन लुटाए थे माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ। तो वहां पे माइकल ब्रेसवेल को काफी कॉन्फिडेंस था कि वो मैच को जिता सकते हैं, न्यूजीलैंड के पक्ष में भेज सकते हैं। पहली गेंद पे छक्का भी लगाया 50वें ओवर की, लेकिन वहां पे फिर शार्दुल ठाकुर ने थोड़ा सा ब्लफ किया। वाइड यॉर्कर के लिए फील्ड लगाई हुई थी, लेकिन वहां पे एक यॉर्कर फेंका इनटू द स्टंप और वहां पे ब्लफ के कारण माइकल ब्रेसवेल एलबीडब्ल्यू होते हुए दिखे। तो ये तो था, शार्दुल ठाकुर ने थोड़ा सा दिमाग से चतुराई से गेंदबाजी की, लेकिन जो बेहतरीन पारी आज शुभमन गिल की दिखी। पिच माइकल ब्रेसवेल के टाइम फ्लैट हुआ था, अंडर द लाइट्स काफी आसान हो गई थी। उस वक्त कोई गेंद हरकत नहीं कर रही थी। 30 ओवर के बाद एकदम फ्लैट डेक हो गया था। वो इनिंग भी काबिले तारीफ है माइकल ब्रेसवेल की, क्योंकि उस वक्त प्रेशर था, प्रेशर को हैंडल करना और इस कदर बॉलरों की पिटाई करना, ये अपने आप में बैट्समैन की काबिलियत दिखाता है, उनका दिखाता है कि क्या टैलेंट पोच करते हैं। और न्यूजीलैंड टीम यहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनके पास काफी पॉजिटिव गए इस मैच में। चाहे हम बात करें मिचेल सैंटनर की या बात करें माइकल ब्रेसवेल की, एक ऐसा हिटर उनको मिला है जो एट नंबर 8 पोजीशन काफी अच्छी हिटिंग कर सकता है। ये पहला मसला नहीं है कि जब माइकल ब्रेसवेल नंबर 8 पे आकर इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में न्यूजीलैंड को जिताया हो। मतलब इस मैच में तो वो क्रॉस नहीं कर पाए लाइन, क्योंकि यहां पे क्वालिटी थोड़ी थी बॉलिंग की। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन था। 300 रन वहां चेज करने थे और 305 रन अंतिम ओवर में 24 रन बनाने थे, वो भी माइकल ब्रेसवेल ने बनाकर दिखाया है। हम बात कर लेते हैं भारतीय बैटिंग की। तो पिच जो पहले इनिंग की थी पूरी डिफरेंट थी सेकेंड इनिंग के मुकाबले। पहले इनिंग पे अगर आपका टप्पा करेक्ट लाइन लेंथ पे पड़ रहा था तो वहां पे पिच थोड़ा सा फंसकर बॉल स्टिक होकर आ रही थी, फंसकर जा रही थी, तो वहां पे हिटिंग उतनी आसान नहीं थी। तो जिस हिसाब से स्कोर बोर्ड पहले इनिंग का आप देखे होंगे 350 रन, उतना आसान नहीं था। वहां पे था प्योर क्लास, प्योर क्वालिटी, काफी दर्शनीय इनिंग, काफी लाजवाब इनिंग, काफी सराहनीय इनिंग भारतीय ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने खेला। कई रिकॉर्ड तोड़े, सबसे युवा बल्लेबाज बने शुभमन गिल, दोहरा शतक पूरा करने वाले, 23
वर्षों में ही दोहरा शतक शुभमन गिल ने पूरा किया और उसके बाद भारतीय टीम की तरफ से 5वें बल्लेबाज बने। पहले सचिन तेंदुलकर, दूसरे वीरेंद्र सहवाग, तीसरे रोहित शर्मा, चौथे ईशान किशन और 5वें दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय टीम के बल्लेबाज बने शुभमन गिल। हालांकि जो डिबेट था शुभमन गिल वर्सेस ईशान किशन, अब पूरी तरीके से उन्होंने उसको शांत कर दिया है अपना प्योर क्लास, प्योर डोमिनेंस ओडीआई क्रिकेट में दिखाकर। भारत की तरफ से सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं शुभमन गिल। कोहली ने 24 इनिंग में यह पूरा किया था, इन्होंने यह कारनामा 18 इनिंग में ही करके दिखा दिया है। तो शुभमन गिल का प्योर डोमिनेंस यहां पे दिखता हुआ दिख रहा है ओडीआई क्रिकेट में। जिस हिसाब से कोहली ओडीआई क्रिकेट को शुरुआती अपने फेज में लव करते थे, ओडीआई क्रिकेट से उनका जो लगाव था वही शुभमन गिल भी दिखाते हुए, और कोहली का पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट तैयार हो चुके हैं शुभमन गिल। और भारतीय टीम का जो युवा पीढ़ी है वो लगभग अब एक रोहित और कोहली के जाने के बाद भी एक युवा पीढ़ी की भी टीम बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो डिबेट था, हमारा डिस्कशन छूट गया, जो ईशान किशन वर्सेस शुभमन गिल का डिबेट था वो भी अब लगभग शांत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो डिफरेंस है ईशान किशन वर्सेस शुभमन गिल में वो है कंसिस्टेंसी का डिफरेंस। और उस डिफरेंस को अब सब लोग देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस है और क्यों भारतीय टीम मैनेजमेंट शुभमन गिल के ऊपर स्टिक करती हुई दिखी और उसका रिवार्ड भी अब वो पा रहे हैं। वहीं बात करें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के मामले में शुभमन गिल पीछे, ईशान किशन जरूर शुभमन गिल से पीछे जाएंगे। हालांकि वहां पे सेकंड डिबेट ये था कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, तो रोहित शर्मा ने कहा कि आप लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के चलते आप बैटिंग की क्वालिटी को डिक्रीज नहीं कर सकते, और वो क्वालिटी हम शुभमन गिल में पाते हैं। और जो तीसरा डिबेट था स्ट्राइक रेट का 200 बनाने का, तो लंबी इनिंग भी शुभमन गिल खेल सकते हैं और कितनी तेज गति से भी लास्ट में वो बना सकते हैं। जब 3 छक्के लॉकी फर्गसन को लगातार दिखाया तो अपनी हिटिंग कैपेबिलिटी भी दिखाया शुभमन गिल ने। तो वो डिबेट अब पूरी तरीके से शांत हो चुका है, शुभमन गिल और ईशान किशन। तो वहां पे अब आपको ईशान किशन सिर्फ और सिर्फ बैकअप के ऑप्शन में दिखेंगे। शुभमन गिल ने अपने स्पॉट पे पूरी अथॉरिटी के साथ कब्जा कर लिया है और वर्ल्ड कप तक उनको कोई हिला नहीं सकता, और पूरे कॉन्फिडेंस में है भारतीय पिचेस पे ही वर्ल्ड कप होने वाले हैं। और जब से इन्होंने ओडीआई क्रिकेट में पैर रखा है तब से उस स्पॉट को काफी कब्जा कर लिया, और शिखर धवन जैसे दिग्गज बल्लेबाज को भी इनके कारण अपना स्पॉट गंवाना पड़ा। अगर हम बात करें विराट कोहली की, काफी खूबसूरत बॉल थी मिचेल सेंटनर की, थोड़ा सा बाहर लेकर जा रही थी, अंदर की तरफ खेले विराट कोहली और वहां पे वो बोल्ड हो गए। तो अगर हम बात करें भारतीय टीम की बल्लेबाजी की, तो सिवाय आप देखोगे शुभमन गिल के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज वहां पे स्टिक करता हुआ नहीं दिखा। कुछ देर सूर्य कुमार यादव ने हिटिंग लगाई, जिस हिसाब से खेलते हैं नेचुरल अटैकिंग गेम खेला, लेकिन लंबा इनिंग नहीं खेल पाया। हार्दिक पांड्या कह सकते हैं थोड़ा सा डिसमिसल इनका विवादास्पद है, कैसे हुआ, जो अंपायर को लगा कि वहां पे स्टंप लगा है, लेकिन जब देखने से रिप्ले से लग रहा था कि स्टंप ग्लव्स के कारण गिरा है। बॉल स्टंप पे लगी, अंपायर को लगा, लेकिन बॉल रिप्लेस देखने से लग रहा था ग्लव्स के। तो ये विवादास्पद मामला है, ये बात की बात है। अब देख लेते हैं। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ठाकुर, किसी ने नीचे भी उतना योगदान नहीं दिया, सिर्फ शुभमन गिल की इनिंग थी जिसने भारतीय टीम को यहां पे इस सम्मानजनक स्कोर को 350 तक भारतीय टीम को पहुंचाया। ये तो थी भारतीय टीम की बैटिंग। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से ये मैच क्या बताता है। वर्ल्ड कप के लिहाज से ये मैच दर्शाता है कि आप अगर पहले बैटिंग कर रहे हो और टॉस फैक्टर कितना अहम होने वाला है वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में। इसकी चर्चा रोहित शर्मा ने की, इसकी चर्चा आर अश्विन ने की। आर अश्विन ने भी सुझाव दिए, अपने यूट्यूब चैनल पे बोला कि ये टॉस फैक्टर बहुत बड़ा प्लेयर इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है, क्योंकि फिर उसके बाद स्किल डिक्रीज हो जाएगी जब बॉलर्स अपना जो वेरिएशंस हैं वो कर नहीं पाएंगे, डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जब पिच एकदम फ्लैट हो जाएगी, कोई हरकत नहीं करेगी, और जब ग्रिप बॉलर्स नहीं पकड़ पाएंगे तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। और जो भारतीय गेंदबाजों ने यहां पे फेस किया, 6 विकेट गिरने के बावजूद 300-350 का जो लक्ष्य था वो एकदम मामूली सा लगने लगा था एक वक्त तक। और अगर माइकल ब्रेसवेल का कोई भी प्लेयर साथ दे देता एक इंड से, तो ये मैच लगभग न्यूजीलैंड 1 ओवर पहले खत्म कर देती। तो
टॉस कितना अहम होने वाला है ये इस मैच से आपको दिख गया होगा, क्योंकि ओस फैक्टर रहने वाला है। जो टॉस जीतेगा वो सेकंड बैटिंग करना चाहेगा। अंडर द लाइट ओस के कारण पिच एकदम आसान हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, एकदम बॉल बल्ले पे आएगी और आसानी से बाउंड्री पार जाएगी, तो चेजिंग काफी आसान हो जाएगी। और यहीं पे भारतीय टीम के बॉलरों को सीखना होगा। और इन बायलैटरल सीरीज में इस वक्त मामला पेचीदा हो गया था और रोहित शर्मा को और अपने बॉलर्स को यहां पे प्रैक्टिस करना होगा कि कैसे ओस में बॉलिंग करें, कैसे अपने यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करें, किस हिसाब से अपने प्लान पे स्टिक करें। तो ये भारतीय टीम के लिए ही नहीं, सभी देशों के लिए काफी ही वर्ल्ड कप ओस के कारण काफी इफेक्ट करने वाले हैं। कई रिजल्ट्स आप देखोगे इधर से उधर होने वाले। तो जो भी पहले बैटिंग करेगा वो 50 से 70 रन एक्स्ट्रा बनाने के लिए बोर्ड पे सोचेगा। जिस हिसाब से भारतीय टीम ने आज 30 से 40 रन एक्स्ट्रा बनाए थे, इससे भी ज्यादा कहीं एक्स्ट्रा रन बनाने होंगे। अदरवाइज यहां पे 360 370 चेज होते हुए भी देखोगे वर्ल्ड कप के मैचेज में, तो काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो सेकंड बैटिंग करेगा अंडर द लाइट्स इन एशियन कंडीशन, वो भी खासकर भारत में ओस जब गिरेगी तो वहां पे आप देखोगे कि चीजें आसान होती हुई दिखेंगी अंडर द लाइट्स। तो ये था मसला कि जब ओस आ जाएगा, जब चीजें आसान हो जाएंगी तो कितना यहाँ पे फैक्टर होने वाला है ओस। और जो रोहित शर्मा और अश्विन ने सुझाव दिया है कि मैच को शिफ्ट करने का, कि मैच को 11:30 बजे से शुरू करिए तो ओस का जो फैक्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जो स्किल में उस दिन बेटर खेलेगा वो जीत हासिल करेगा। तो ये भारतीय टीम के लिए ये जो सुझाव है वो थोड़ा सा बहुत अच्छा सुझाव है कि ओस का फैक्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन हालांकि ये ब्रॉडकास्टर के ऊपर रहेगा कि वो इतना हैवी अमाउंट अगर पे किए हैं तो उनको भी चाहिए कि दर्शक इनफ अमाउंट में मैचेस देखें। अगर हम बात कर लें न्यूजीलैंड बॉलिंग की, तो आप देखोगे हेनरी सिप्ले की बात कर लो, चाहे टिकनर की बात कर लो, चाहे डेरी मिशेल की बात कर लो, चाहे माइकल ब्रेसवेल की बात कर लो, चाहे सेंटनर की बात कर लो, चाहे लॉकी फॉक्सन की बात कर लो, सब लोग पीटते हुए दिखे हैं। हालांकि सेंटनर ने दिमाग से गेंदबाजी की, फिर भी 70 रन देकर गए। थोड़ा सा इकोनॉमिकल और गेंदबाजों के मुकाबले जरूर थे, लेकिन जो गेंदबाजी डेरी मिशेल ने 5 ओवर की 30 रन, आज महत्वपूर्ण गेंदबाजी की, महत्वपूर्ण तरीके से 2 विकेट निकाले। लेकिन जो ये अटैक है, इस पे गौर करने की बात है भारतीय टीम को एक बार, कि ये अटैक फ्रंट लाइन पेसर्स यहाँ पे अब्सेंट है। सिर्फ एक लॉकी फॉक्सन को छोड़ दो, इसके अलावा यहाँ पे आप टिम साउदी को देखते, यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को देखते, तो उसने आसानी से वो शुरुआती ओवर्स में जितने आसानी से भारतीय बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं शायद न बनाते, फिर डेथ में भी उतने आसानी से हिटिंग नहीं हो पाती। तो वहां पे भारतीय टीम को गौर करने की बात है कि जो सिप्ले हैं, ब्लेयर टिकनर हैं, थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। वहां पे अगर टीम साउदी ट्रेंट बोल्ट नहीं रहते हैं तो एडम मिलने, मैट हेनरी खेलते हैं, तो यहाँ पे ये जो एक्सपीरियंस था उसकी कमी खली है न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक में। अगर हम उनके बैटिंग अटैक को भी उठाकर देखें तो यहां पे भी आप देखोगे कि न्यूजीलैंड टीम में केन विलियमसन कितना अहम एशियन कंडीशन में रोल अदा करते हैं। यहां पे मिडिल ऑर्डर में केन विलियमसन नहीं थे तो कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो कि थोड़ी देर क्रीज पे समय बिता सके। यहां पे जब अंडर द लाइट्स पिच मैच आसान हो गया था, उसके बाद माइकल ब्रेसवेल ने हिटिंग शुरू की और दिखाया कि इस पिच पे अब कितना आसान था। जो उनके बैटर्स ने गलतियां की उससे उनकी इनिंग से वो सीख ले सकते हैं और अगले मैच में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अगर उनका सेकंड बैटिंग आया। यहां पे आपको समय व्यतीत करना था, स्कोर बोर्ड के प्रेशर में विकेट नहीं गंवाना था। यही न्यूजीलैंड टीम ने ट्रिक गवाया, स्कोर बोर्ड के प्रेशर में वो विकेट लूज करते गए और एक वक्त 6 विकेट काफी कम स्कोर पे गिरवा दिया था, लेकिन माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर ने वहां से 7 की पारी खेली। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय बॉलिंग अटैक की, तो मोहम्मद सिराज का हमने चर्चा कर ही लिया है कि क्या खूबसूरती से स्क्रैम्बल सीम वाइड यॉर्कर का यूज किया और वहां पे प्रेशर बनाया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मोहम्मद शमी की, तो अभी इनको रंगत आने में समय लगेगा। जिस हिसाब से इनकी भी कुटाई की माइकल ब्रेसवेल ने, ये मतलब काफी क्वेश्चन मार्क रहेगा भारतीय टीम में कि मोहम्मद शमी कब तक अपने लय में दिखेंगे, क्योंकि मोहम्मद सिराज के अलावा कोई भी बॉलर उतना इफेक्टिव नहीं दिखा। कुछ ओवर्स आप देखोगे कि जरूर शार्दुल ठाकुर ने शुरुआती ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वो भी बाद में पिटते हुए नजर आए। तो और कुलदीप यादव भारतीय स्पिन डिपार्टमेंट में बेहतरीन काम कर रहे हैं, मिडिल ओवर्स में विकेट लाकर दे रहे हैं। हालांकि जब पूरी तरीके से
पिच फ्लैट हो गई थी, जब ओस आ गई थी, गेंद हल्की हो गई थी, तो कुलदीप यादव के भी वेरिएशंस काम नहीं आ रहे थे, उनको भी आसानी से हिटिंग की जा रही थी। तो वहां पे कुलदीप यादव को थोड़ा सा अपने स्किल में इंप्रूवमेंट करना होगा कि ओस में कैसी गेंदबाजी करें, और पूरी भारतीय अटैक को सिवाय मोहम्मद सिराज के सबको वहां पे अपने स्किल्स को इंप्रूव करना होगा कि ओस में कैसी गेंदबाजी करे। ये बहुत बड़ा समस्या रहने वाला है आने वाले वर्ल्ड कप में, क्योंकि आपके अगर बैटर 50 से 70 रन भी एक्स्ट्रा बनाकर देंगे, लेकिन आप स्किल नहीं ऐड ऑन कर पाएंगे कैसे भींगी गेंद से गेंदबाजी करें, तो फिर वो समस्या आन खड़ी होगी, जैसे आज के मैच में आकर खड़ी हो गई थी। तो आज के अपने इस वीडियो एनालिसिस में बस इतना ही। आप सभी लोग अपना कोविड से ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।